डॉक्टर संबित पात्रा जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। 10% मिलकर इस्लामिक राष्ट्र में हिंदुस्तान को कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसकी पूरी की पूरी तैयारी और पूरी प्लानिंग। मोदी हटाओ, इस्लामिक राष्ट्र बनाओ। इस खुलासे के बाद क्या है आपकी टिप्पणी? देखिए चित्रा जी, पहले तो मैं बिहार पुलिस और जो हमारे बाकी एजेंसीज हैं, चाहे वो एनआईए है चाहे वो आईबी है, मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि इस प्रकार के एक मॉड्यूल को उन्होंने आज निरस्त किया है। इस प्रकार के एक मॉड्यूल को देश के सामने रखा है और ये कोई नया विषय नहीं है। आप याद करिए, जिसको आज गिरफ्तार किया गया है अतहर का भाई पहले गांधी मैदान में इसी प्रकार से 2013 में, जब उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, उस समय वो कैंपेन के लिए गए थे पटना में 27 अक्टूबर 2013, तो गांधी मैदान में कैसे एक के बाद एक 8 बॉम्ब ब्लास्ट उन्हीं की रैली में हुए थे और एक बॉम्ब ठीक नरेंद्र मोदी जी के डायस के नीचे जहां उन्होंने भाषण दिया था उसके नीचे पाया गया था। 6 लोगों की मृत्यु भी हुई थी और 85 लोग उसमें घायल हुए थे। तो ये कोई नया विषय नहीं है। ऐसे मॉड्यूल हिंदुस्तान में कई जगह चले हैं और इस प्रकार की मानसिकता कि देश को बदल देना है, देश को एक उन्माद में लपेट देना है, देश को फैनेटिसिज्म की तरफ ले जाना है, कई ऐसे संगठन हैं जो इस प्रकार के काम कर रहे हैं, चाहे वो इंडियन मुजाहिदीन हो, चाहे वो जो आज मॉड्यूल फुलवारिया शरीफ में निकला है पटना में वो मॉड्यूल हो। दरभंगा मॉड्यूल भी आपने सुना होगा, दरभंगा मॉड्यूल भी यासीन भटकल का काफी उस समय उसका नाम हुआ था क्योंकि उसने हिंदुस्तान में इसी प्रकार के एक परचम को लहराने की कोशिश की थी। मुझे लगता है बहुत धैर्य के साथ धर्म के उन्माद को फैलाए बिना इस विषय को टैकल करना होगा। और मुझे दुख केवल इस बात का होता है कि इस पर भी डिबेट होता है, आपको नहीं कह रहा हूं, डिबेट होता है, अर्थात एक पक्ष ऐसा होता है जो कहता है कि नहीं पुलिस झूठ बोल रही है, एक पक्ष ऐसा होता है जो इनको भी लॉयर्स इत्यादि मुहैया करने के प्रयास में रहते हैं, एक पक्ष ऐसा होता है जो इसमें भी राजनीति करने की कोशिश करती है। यह दुख का विषय है। मैं इसका जवाब ले लेती हूं। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या इतने गंभीर मामले में भी पॉलिटिक्स होती है? और जिस तरह का खुलासा हुआ है उसने तो पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। 2047 जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 साल पूरे करेगा, उस समय इस्लामिक राष्ट्र बनाने की यह साजिश रची जा रही है। और जैसा कि संबित पात्रा ने यहां पर सवाल उठाए हैं कि कुछ लोगों को इसमें भी बहुत सारे सवाल पुलिस की मंशा को लेकर दिखाई देने लगते हैं। इशारा आप ही लोगों की ओर है। चित्रा जी, हम आतंक के विषय पर इशारेबाजी में बात नहीं करेंगे और न ही हम राजनीति करेंगे। हम तो 2 बातें आज मैं संबित से भी सहमत हूं और आपसे भी सहमत हूं, लेकिन एक चीज से मेरी असहमति है कि किसी माई के लाल की हैसियत, हिम्मत या हौसला नहीं है कि भारत की एकता को, अखंडता को और संप्रभुता को कोई चुनौती दे सके। कोई भी दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो हमारी एकता और अखंडता को विखंडित करने की कोशिश कर सके या हमारे स्वरूप को बदलने की कोशिश कर सके। यह ताकत किसी में नहीं है। हमारा संविधान भी मजबूत है, हमारी पुलिस भी मजबूत है और हमारे संवैधानिक संस्थाएं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने में पूरी तरीके से सक्षम है। मैं अपनी सुरक्षा एजेंसियों पर पूरा भरोसा है। एक बात। दूसरी बात जो आपने महत्वपूर्ण बात कही कि पीएफआई हो, चाहे बिहार पुलिस का वो हो, चाहे किसी का भी हो, मैं आपसे बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, अगर इतनी बड़ी आतंकी साजिश का अनर्थ हुआ है, खुलासा हुआ है, तो इसकी जांच हाथ के हाथ तुरंत ही एनआईए को दे देनी चाहिए ताकि इसके विस्तृत सारी चीजों का पता चल सके। बिल्कुल। अब इसके बाद एक बात और आती है जहां पर एक विषय गंभीर खड़ा होता है, बगैर किसी राजनीतिक लाग लपेट के मैं कहता हूं चित्रा जी, पीएफआई को बैन करने की मांग हम लोग भी पहले से कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी की, कर्नाटक की सरकार ने भी की, भाजपा की सरकार है। और हमारा यह मानना है अभी तक केंद्र सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। ये हमारे लिए सोचनीय विषय है। भारतीय जनता पार्टी को इसका जरूर जवाब देना चाहिए, राजनीतिक आरोप या प्रत्यारोप से जवाब ले लेती हूं मैं। क्या संपर्क है, क्या संबंध है और क्यों पीएफआई को बैन नहीं किया जा रहा है? पीएफआई को तो हाथ के हाथ बैन कीजिए और उनके सदस्यों के खिलाफ धरपकड़ की कार्रवाई कीजिए। जो लोग भी आतंकी घटनाओं में किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष या परोक्ष जो लोग भी शामिल हैं, चाहे वो किसी दल के हों, किसी जगह के हों, बगैर धार्मिक भेदभाव के उनको हाथ के हाथ। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है, क्योंकि घर के भीतर जो घर के दुश्मन हैं उनको जल्द से जल्द पहचान करके कम से कम इस बारे में तो आपको तुरंत निर्णय लेना चाहिए। संबित पात्रा जी, वो क्या वजह है कि पीएफआई के कनेक्शन तमाम जगहों से जुड़ते हैं,
दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक कई बड़े मामले सामने आते हैं जिसमें पुलिस की ओर से खुलासा कर दिया जाता है कि पीएफआई का कनेक्शन इसमें हो सकता है। उसके बावजूद ढाक के तीन पात, कोई कार्रवाई पीएफआई को लेकर क्यों नहीं करती है भारत सरकार? देखिए चित्रा जी, मैं विस्तार से किंतु थोड़े समय में समझाता हूं इस पूरे विषय को। ये पीएफआई क्या है? ये पीएफआई जो सिमी नामक एक आतंकी संगठन था, 9/11 के बाद सिमी को बैन किया गया, तो ये सिमी के सारे लोग, आप याद होगा उमर खालिद जो अभी जेल में है, जो एक आतंकवादी संगठन को समर्थन कर रहा था, ये उमर खालिद के पिता सिमी को हेड करते थे। तो जिस समय ये सिमी को बैन किया गया, ये सिमी के सारे सदस्य सिमी से निकल कर को वो पीएफआई में आ गए। काम वही रहा, केवल बैनर बदल गया। देखिए ऐसा नहीं है कि पीएफआई को बैन नहीं करना है। अभी विगत वर्ष ही जो भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं, सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा कि भारत की सरकार पीएफआई को बैन करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। सारे विषय टीवी पर नहीं हो सकते हैं, पहले चिन्हित करना होगा। आज पीएफआई बैन हो गया, कल पीएफआई के जगह पे टीएफआई आ गई और ये सारे लोग टीएफआई में चले गए, तो पहले इनका पूरा का पूरा एक ग्रास रूट चार्ट बनाना होगा कि कौन किससे जुड़ा हुआ है, कहां इनकी तारे घुसी हुई है, ताकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ना चले जाए। इसलिए संबंधित विभाग जो है ये पूरा काम चार्टिंग करने में लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि होम मिनिस्ट्री हमें बता रही है, मगर बहुत सारे ऐसे मामले पीएफआई के गठन के बाद से उसके ऊपर गंभीर आरोप लगते रहे, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं किया जाना अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े। जल्दी से वारिस पठान जी भी जुड़ चुके हैं और 10 सेकंड बोलिए संबित जी। 10 सेकंड और ले लूं आपसे अनुमति से। देखिए आज मुझे अच्छा लगा कि जो ऑपोजिशन के यहाँ लीडर बैठे हैं, मैं तो किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, मगर कह रहा हूं कि आज चाहे वारिस पठान हो, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो, सभी कह रहे हैं कि पीएफआई तुरंत बैन हो जानी चाहिए। मगर याद करिए, यही वो लोग हैं जो उमर खालिद के साथ और उमर खालिद के पिता के साथ खड़े नजर आते हैं। यही लोग तो पीएफआई में हैं, मतलब जो लोग सिमी में थे वही तो आज आए हुए हैं। तो आप एक तरफ उमर खालिद के साथ खड़े हो जाएंगे, उनके पिता के समर्थक बन जाएंगे, फिर बाद में यहां टीवी में थोड़े समय के लिए बोल देंगे पीएफआई बैन कर दो। बैन तो होगा एक ना एक दिन, जो भी आतंकी संगठन है वो सारे बैन होंगे, मगर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इसके साथ कोई ना खड़ा हो। मैं आज सबको धन्यवाद करता हूं कि कम से कम भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। इस प्रकार के बयानों के साथ आज कांग्रेस कह रही है कि हमसे गलती हो गई, जो हम पहले खड़े थे। आज हम कोशिश करेंगे कि इस प्रकार के बयानों के साथ खड़े नहीं होंगे। अच्छी बात है। ठीक है वारिस पठान जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी जो बातें उन्होंने कही उस पर टिप्पणी आपकी जल्दी से। बहुत जल्दी से मैं कह रहा हूं, भारत तेरे टुकड़े होंगे और अफजल हम शर्मिंदा है कि जो नारे जिन लोगों ने लगाए, भारतीय जनता पार्टी उस पीडीपी के साथ सरकार बनाती है, क्योंकि अफजल गुरु को पीडीपी आतंकवादी नहीं मानती है। बुरहान वानी के यहां पर 30 लाख रुपए लेकर के भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री उनके घर जाते हैं आतंकवादी बुरहानी के कि साहब 30 लाख रुपए ले लो, और हमने जो है बुरहान को गलत मार दिया। मैं राजनीति करना नहीं चाह रहा था संबित, लेकिन आपने चूंकि ऐसे कर दी, जो आदमी किसी भी केस में वांछित नहीं हो उसको आप पीएफआई का, एसएफआई का अगर आप सदस्य बताते हैं तो ये गलत करते हैं। उसी तरीके से है कि आप अपने दामन को, आपके दामन पे जो छींटे लगे हैं, चाहे वो उदयपुर के छींटे हो, चाहे वो कश्मीर के छींटे हो, चाहे वो कश्मीर के उस सरपंच के छींटे हो जो आपका कार्यकर्ता होकर के लश्कर को हथियार सप्लाई कर रहा था,